हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीओडी क्लास 6 सेमेस्टर एफईडीजीटी। आपका सभी का स्वागत है बीओडी क्लास में। मैं विष्णु गर्ग आपको पढ़ा रहा हूँ बीओडी। आपको जैसे पता है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट 3। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में आपने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए सबसे पहले हम आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने लेक्चर्स किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कि वह वित्तीय प्रबंधक, वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें उद्यम की निधियों की खरीद और उपयोग जैसे जो वित्तीय खर्च होंगे उनका पहले से ही नियोजन, आयोजन और निर्देशन और नियंत्रण कर लेना, उनको इकट्ठा कर लेना, उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका अर्थ उद्यम के वित्तीय संसाधनों के लिए सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करना होता है। यहाँ हमने स्कोप एंड एलिमेंट पढ़े थे कि क्या स्कोप और क्या एलिमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन ए फिक्स्ड एसेट्स, जहाँ पर एक अचल संपत्तियों में निवेश करना होता है उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। और जहाँ करंट में होता है, वर्तमान परिसंपत्तियों में निवेश करने वाली बात आती है, उसका एक हिस्सा वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। उसी के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर डिसीजंस। ये सभी जो पॉइंट हैं हम प्रीवियस क्लास के डिसीजन जो हैं, प्रीवियस क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जल्दी। फिर हम आज का जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें हमने पढ़ा था डिसीजन। हमारे दो टाइप के डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन वो होता है जिसमें हमें रिटर्न कितना आएगा, कितने हमारा टाइम में पैसा आएगा, कितने हमारे पैसे लग रहे हैं, इस चीज़ को देखना, वो था फाइनेंशियल डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजंस क्या था हमारा, डिविडेंड डिसीजन था हमारा कि लाभांश निर्णय, कि उसका जो हमने मतलब इसका जो निर्णय लेता है वो वित्त प्रबंधक लेता है, मतलब कि फाइनेंस मैनेजर लेता है। और उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड करा था यहाँ पर। एक पार्ट तो करा था हमने कि शेयर होल्डर को डिवाइडेंड करना, और दूसरा करा था रिटेन्ड प्रॉफिट में। इस तरह से हमने डिस्कस करा था। फिर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इस तरह से हमने डिस्कस करा था। चलिए आज के हम अपने डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंटों में मैंने बनाया है इसका, जैसे कि हमारा एक पॉइंट है एस्टिमेशंस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेना पहले से ही। डिटर्मिनेशंस ऑफ कैपिटल कंपोजिशंस, पूंजी संरचना का निर्धारण करना। चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, धन के स्रोतों की पसंद करना। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, धन का निवेश करना। और डिस्पोजल्स ऑफ सरप्लस, मतलब कि अधिशेष का निपटारण करना। इस और मैनेजमेंट ऑफ कैश, नगद प्रबंधन। फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वित्तीय नियंत्रण। और इस तरह से हम ये आज डिस्कस करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो पहला है हमारा फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एस्टिमेशंस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ए फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशंस विथ रिगार्ड टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो किसी भी कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में अनुमान लगाना पड़ता है उसे फाइनेंस मैनेजर को, कि कितना उसका पैसा लगेगा, कितने की उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। दिस विल डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यह अपेक्षित लागत और मुनाफे और भविष्य के कार्यक्रमों और एक चिंता की नीतियों पर भी निर्भर करेगा।
कि ये डिपेंड भी करेगा किस पे, प्रॉफिट पे भी डिपेंड करेगा, कितना हमारा पैसा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और फ्यूचर प्रोग्राम में फ्यूचर जो प्रोग्राम होंगे उन पर भी डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में हम क्या क्या प्रोग्राम चलाएंगे, और पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न उनकी जो हमारी पॉलिसीज होंगी उन पर भी निर्भर करेगा। एस्टिमेशंस हैव टू बी मेड in an adequate manner which increase earning capacity of enterprise। अनुमानों को पर्याप्त तरीके से बनाया जाना चाहिए जिससे उद्यम की कमाई की क्षमता बढ़ जाती हो। मतलब कि हमें इस तरह से एस्टिमेट करना चाहिए अपने डिसीजंस को, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को इस तरह से हमें एस्टिमेट करनी चाहिए कि जो हमारी कमाई की क्षमता है, जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़े, हमारी जो इंडस्ट्री को है वो फ़ायदा हो। तो इस तरह के हमें फाइनेंशियल लेके चलना चाहिए। हमें जो हमारी मशीनरी हैं, हमें जो पुरानी मशीनरी हैं उनसे हमें काम लेना चाहिए, उनसे हमें वर्क कराना चाहिए। ये ना हो कि आज हमारी जो पुरानी मशीनरी हैं वे बंद पड़ी हैं और हम नई मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेना एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। कितनी उसे पूंजी चाहिए, कितना उसे मुनाफा होगा, भविष्य में उसे कितनी चाहिएगी और क्या नीतियों पर निर्भर कर रही हैं वे। क्योंकि ये नहीं कि आपके पास एक बजट आया और आप पूरा पूरा उस बजट को लगा देंगे, आप फ्यूचर प्लानिंग करके भी चलेंगे। सेकंड पॉइंट आता है आपका डिटर्मिनेशंस ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। इसमें क्या है कि वंस द एस्टिमेशन हैव बीन मेड द कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैव टू बी डिसाइडेड। कि एक बार आपने अनुमान लगा लिया, एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद जो आपकी कैपिटल है उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाएगा। भाई आपने एक बार एस्टिमेट कर लिया हम इतना पैसा लगाएंगे, तो एक तरह का वो स्ट्रक्चर्स कैपिटल के रूप में स्ट्रक्चर्स वो खड़ा हो गया कि इतना 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 हमारा पैसा लगेगा। दिस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेबिट इक्विटी एनालाइज। इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण इक्विटी विश्लेषण शामिल है कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के बाद कितना एनालाइज कर सकते हैं। This will be depend upon the proportions of equity capital a company is processing and additional funds which have to be raised from outside parties। यह उस एक्टिविटी कैपिटल के अनुपात पर भी निर्भर करेगा जो एक कंपनी के पास है। अतिरिक्त धनराशि एडिशनल फंड भी चाहिएगा हमें, जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारी भारी कंपनी है उनसे भी हम जुटाएंगे वो फंड। तो क्या है कि एक जो हमारा फंड है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना कि हमारी कितना कैपिटल लगेगा, कितना हमारा पैसा लगेगा, उसका निर्धारण कर लेना। डिटर्मिनेशंस ऑफ कैपिटल कंपोजिशंस, उस पैसे का अनुमान लगा लेना एक बार, और फिर उसका अनुमान लगाने के बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेना कि हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में उन्हें एनालाइज कर लेना कि कितना पैसा शामिल हो सकता है। दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शंस ऑफ इक्विटी कैपिटल, और उस कैपिटल्स को एक अनुपात पर बांट देना कि कंपनी के पास इतना है और कंपनी को और अतिरिक्त कितना चाहिए, किन भारी स्रोतों से उन्हें जुटाना चाहिए, किन भारी स्रोतों से लाना चाहिए जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये आपके सेकंड पॉइंट था डिटर्मिनेशंस ऑफ कैपिटल कंपोजिशन।
अब आपका आता है चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, धन के स्रोतों की पसंद करना, कि किस किस तरह के सोर्सेज की आप चॉइस करेंगे जिससे आप फंड को जुटा सकते हो, जिससे आप अपने इंडस्ट्री को फंड दिला सकते हो। लाइक जैसे कि आप लोन से पैसा ले सकते हो, या किसी कंपनी से बजट ले सकते हो, या किसी कंपनी से बजट लेने का मतलब आपका कि आप जैसे उसने आपने एक किसी कंपनी से उसका टेंडर लिया, काम लिया, उस टेंडर के तहत आपने एडवांस पैसा ले लिया, या आप शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं। तो जो धन के स्रोत होंगे उनको कैसे कैसे आप चॉइस करोगे, वो इस वाले पॉइंट में आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। फॉर एडिशनल फंड टू बी प्रोसीजर्स, अतिरिक्त धन की खरीद के लिए कंपनी द्वारा बहुत सारी विकल्प दिए गए हैं। ए कंपनी हैज़ मैनी चॉइस लाइक, जैसे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर और डिबेंचर का मुद्दा, लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला ऋण, पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रॉन लाइक ए फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड के रूप में जमा की जाने वाली सार्वजनिक जमा राशि। बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि आपके आपके पास कोई एक धन है, उस धन को इकट्ठा आप बैंक में जमा कर देते हैं एज ए अब इन फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो उसे हम बॉन्ड कहते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा धन है, उस पूरे धन का अगर आप इंटरेस्ट बैंक से लेना चाहते हैं, एक अच्छा इंटरेस्ट, तो आप अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे बैंकों में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, या किसी शेयर होल्डर्स में, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना। इन सभी तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर था आपका पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रॉन लाइक इन ए फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, ये आपने पढ़ा। फिर आया कि चॉइस ऑफ ए फैक्टर विल डिपेंड ऑन रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच सोर्सेज एंड पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा स्रोत, ऐसा फैक्टर चॉइस करेंगे जो डिपेंड करता होगा उसके गुण पे और अवगुण पे। आप एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा सोर्स उसमें सेलेक्ट करेंगे जो हमारे फाइनेंस को आगे तक की सोच के चलेंगे, और उसमें हमें फ़ायदा भी होता हो और नुकसान तो होता हो, दोनों उस पर निर्भर करता हो। ये हमारा डिसीजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ आता है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, धन का निवेश। हमारा जो धन है वो किस तरह से निवेश होगा। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हैं, किस तरह से हम अपने पैसे को, अपने धन को किस तरीके से हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके किस तरह से कमा सकते हैं, इस तरह के हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, धन का निवेश।
तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि द फाइनेंस मैनेजर, जो हमारा धन प्रबंधक है, वित्त प्रबंधक है, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड टू एलोकेट फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स। जो हमारा वित्त प्रबंधक है उसे मुनाफे वाले उपक्रमों में धन आवंटित करने का निर्णय करना होगा ताकि निवेश पर सुरक्षा और नियमित रिटर्न संभव हो। कि प्रॉफिटेबल वेंचर सो दैट देयर इज सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर रिटर्न इज पॉसिबल। कि जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है उससे इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, इस तरह का मुनाफा कमाना पड़ेगा, उसे इस तरह के जो हमारा धन है उसे एलोकेट करना पड़ेगा ऐसी जगह जहाँ हमारा धन कंटिन्यूसली आता रहे, रेगुलर में, और सेफ्टी से आता रहे। इस तरह से बताया इसने धन का निवेश होगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड पढ़ा हमने कि हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है वो हमारे धन को कैसे निवेश करेगा, कैसे उसको इन्वेस्ट करेगा। तो उसका तरीका उसने बताया कि उसे निर्णय लेना पड़ेगा हमारे फाइनेंस मैनेजर को कि जो उसने धन आवंटित किया है वो क्या मुनाफा दे रहा उसे, कि प्रॉफिट में है या नहीं है, उसका जो पैसा है वहाँ सुरक्षित है या नहीं है, जो वो पैसा है वो रेगुलर आ रहा या नहीं आ रहा। इस तरह के जो डिसीजन है उसे लेने होंगे हमारे फाइनेंस मैनेजर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्पोजल्स ऑफ सरप्लस, अधिशेष का निपटान। कि जो आपके काम रह गए हैं, मतलब जो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उस तरह से जो फाइनेंस मैनेजर है वो किस तरह से उसे हमें कमा के देगा, किस तरह से वो देगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि द नेट प्रॉफिट डिसीजंस हैव टू बी मेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। शुद्ध लाभ का निर्णय, नेट प्रॉफिट का जो डिसीजन है वो फाइनेंस मैनेजर कर लेगा। इसे दो तरीके से उसने लिया है। दिस कैन बी डन इन टू वे। नंबर एक डिविडेंड डिक्लेरेशन, नंबर दो रिटेन्ड प्रॉफिट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिविडेंड डिक्लेरेशन और रिटेन्ड प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ डिविडेंड एंड अदर बेनिफिट लाइक बोनस। इसमें लाभांश की दर जो होती है वो, जैसे मतलब आप बोनस बोलते हो, जिसे प्रॉफिट बोलते हो, वो अन्य लाभों की पहचान करना शामिल करता है उसमें। मतलब कि इसमें हमने ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं कि भाई जो लाभांश की दर है, जो अदर दूसरे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो भी हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? The volume has to be decided, which will depend upon expenses, innovations, diversifications plans of the company.
तो यहाँ पर हम छठा पॉइंट देख रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू कैश मैनेजमेंट। कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो नगद प्रबंधन, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो कैश मैनेजमेंट के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम होता है। वो कैसे? कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पज लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, एंड सैलरीज, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and water bills, payment of creditor, meeting current liabilities, maintenance of enough stock, purchase of raw material। वेतन और वेतन के भुगतान, बिजली और पानी के बिलों के भुगतान, लेन देनों के भुगतान, वर्तमान देनदारियों का पूरा करना, पर्याप्त स्टॉक को रख रखाव, कच्चे माल की खरीद आदि जैसे कई उद्देश्यों के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। अब आता है आपका सातवां पॉइंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान, procure and utilize the funds but also has to exercise control over finances. This can be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting, cost and profit control, etc. इसका मीनिंग क्या है कि जो फाइनेंशियल है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे खर्चों को रोका जाए। तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो न केवल धन की योजना बनाता है बल्कि उसको खरीदना और उसे यूटिलाइज करना, उसे वित्त नियंत्रण बनाना, फाइनेंस कंट्रोल बनाना, ये भी एक कार्य है। दिस कैन बी डन थ्रू मैनी टेक्निक लाइक रेशियो एनालाइज, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। इसे कई तकनीकों जैसे अनुपात विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान, लागत और लाभ नियंत्रण आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
Once the estimation have been made, the capital. This involves short-term and long-term debt equity analysis. This will be depend upon the proportions of equity to capital a company is processing an additional fund which had to be raised from outside parties. कि हमें आउटसाइड जो पार्टीज हैं उनसे फंड को जुटाना, जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी कंपनी की ज़रूरतें हैं, जो हमारे पास फंड है वो एक तरह से इकट्ठा हो जाए। इस वाले पॉइंट में यहाँ दिया था। फिर चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, फिर फंड को इकट्ठा करने के लिए किस किस धन को पसंद करा जाए। For additional fund to be procedure, a company has many choice like choice of factor will depend on relative merit or team merit of each sources and period of financing. कारक की पसंद और वित्त पोषण की अवधि के सापेक्ष गुणों और अवगुणों पर निर्भर करेगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो फाइनेंस मैनेजर हैज टू बी डिसाइड टू एलोकेट फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स सो देयर इज सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर फंड्स इज रिटर्न पॉसिबल। कि जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि हमारा फंड कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, और वो नियमित रूप से और रेगुलर रूप से सुरक्षित हो और वापसी आ जाए। मैनेजमेंट ऑफ कैश, नगद प्रबंधन, जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो डिसीजन लेगा इन रिगार्ड टू कैश हो मैनेजमेंट, कि जो प्रबंधक है वो कैसे कैश करे, कैसे नगद करे। कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पज़ लाइक, कैश जो होगा वो डिफरेंट रिलेटेड तरीके से होगा भुगतान, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज पेमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल वाले, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग करंट लायबिलिटीज, मेंटेनेंस इनफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन सभी से उद्देश्यों से लेके वो देनदारी जो होगी वो दिखेगा।
फाइनेंशियल कंट्रोल, जो हमारे वित्तीय हैं नियंत्रण है उनका किस तरह से होगा। एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है हमारा हैज़ नॉट ओनली टू प्लान, वो केवल एक धन की योजना ही नहीं बनाना, प्रोक्यूर्स एंड यूटिलाइज द फंड्स, उसको देखेगा भी उसकी खरीद कैसे होगी, उसका उपयोग कैसे होगा, बट ही आल्सो इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फाइनेंस, बल्कि उसे वित्त पर नियंत्रित भी करेगा। दिस कैन बी डन थ्रू मैनी टेक्निक्स, इस तरह को मतलब कंट्रोल करने की डिफरेंट टेक्निक हैं, जैसे एनालाइज करना, विश्लेषण कर लेना, और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना, वित्तीय पूर्वानुमान लगा लेना, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल, लागत और लाभ नियंत्रण आदि चीज़ों पे माध्यम से उसे देख सकता है, टेक्निक्स लगा सकता है उसमें। तो इस तरह से हमारा वीडियो लेक्चर्स फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लेक्चर्स को ज़रूर देखें, कि इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया गया है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको उसका मीनिंग बताया गया था, उसके डिसीजन स्कोप बताया गया था, एलिमेंट बताया गया था, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया गया था। आई होप आपको ये सभी लेक्चर्स समझ में आया होगा अच्छे से। तो सभी स्टूडेंट्स लेक्चर्स को ज़रूर देखें और अपने नोट्स बनाएं। सभी स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम से इसकी जो PDF के नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप गूगल क्लासरूम को ऐड कर सकते हैं।